हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना के बारे में। तो आज की वीडियो की हम लोग बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने सरफेस एंड इंटरफेस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन को, एंड एट लास्ट में हम लोग बात करेंगे अपने सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सरफेस एंड इंटरफेस के बारे में। देखो, सिंपल सी बात है कि सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है सरफेस मतलब क्या होता है। किसी चीज का जो अपर पार्ट होता है, मतलब सरफेस का हिंदी में मतलब ही होता है सतह। सतह का मतलब क्या होता है अब आपको पता है। जैसे मान लो अगर हम लोग इस पेन की ही बात करें तो इस पेन में सरफेस क्या होगी। जैसे इसकी जो ऊपर की जो लेयर है या फिर ऊपरी जो सतह है, ऊपर की जो सरफेस है, इसी को हम लोग मतलब ऊपर का जो पार्ट है इसी को हम लोग सरफेस बोलते हैं। देखो, सरफेस सरफेस तो आप लोग सुनते आए हो, ठीक है, बचपन से ही आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस भी हो। लेकिन यहाँ पे इंटरफेस क्या होता है और सरफेस को भी हम लोग थोड़ा सा इंटरफेस के मतलब फिनोमेना में कैसे देखेंगे, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो, अगर हम लोग बात करें हम लोग यहाँ पे इंटरफेस के बारे में, तो मान लो हम लोग यहाँ पे कोई दो लिक्विड लेते हैं जो कि आपस में इमिसिबल है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारा, एक हो गया हमारा ऑयल, एक हो गया हमारा वाटर, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारा वाटर और ऑयल है ये दोनों कभी एक दूसरे में मिक्स होने वाले हैं नहीं। तो होगा क्या, जब भी हम लोग वाटर और ऑयल को एक साथ लेंगे किसी एक कंटेनर में, तो यहाँ पे हमें जो है एक लेयर फॉर्म होती ही देखने को मिल जाएगी, है ना। और इसी लेयर को हम लोग क्या बोल देंगे आपको पता है, इसी लेयर को हम लोग सिंपली बोल देंगे इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस मतलब होता है हमारा यहाँ पे, देखो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें, द टर्म इंटरफेस इज डिफाइंड एज द बाउंड्री प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टू फेस। यानी कि देखो यहाँ पे जब हमारे कोई दो अलग अलग फेस होते हैं, अब अलग अलग से मतलब है कि यहाँ पे देखो हो सकता है कि यहाँ पे दो सेम नेचर के भी हमारे, मतलब जैसे कि आपको पता है ये दोनों ही हमारे लिक्विड है लेकिन दोनों यहाँ पे इमिसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक हमारा लिक्विड या फिर एक हमारा सॉलिड भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग सिंपली बात करें तो मान लो कि ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे नीचे हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई लिक्विड है। तो यहाँ पे भी देखो सॉलिड और लिक्विड हमारे अलग अलग तो होंगे, एक दूसरे में मिल तो जाएंगे नहीं। देखो, जब भी हमारी कोई दो इमिसिबल चीज़ें होती हैं तो उनके बीच में हमारी एक लेयर फॉर्म हो जाती है और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। देखो, इंटरफेस में अगर हम लोग देखें, इसी वर्ड को ही हम लोग देखें तो इंटर मतलब बीच का, और फेस, देखो फेस हम लोग यहाँ पे इसको लिखते तो ऐसे हैं लेकिन इस फेस को यहाँ पे इस तरीके से आप लोग समझो। फेस फेस मतलब क्या होता है, फेस मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक लेयर हो गई, ठीक है। तो यानी कि इंटरफेस यानी कि दो हमारे कोई भी जो दो इमिसिबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वो हमारा सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, हमारे कोई दो इमिसिबल लिक्विड भी हो सकते हैं, उनके बीच में जो भी हमारी एक लेयर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि वो इमिसिबल होते हैं, क्योंकि वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए उनके बीच में एक लेयर फॉर्म होती है और इसी को हम लोग यहाँ पे इंटरफेस बोलते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस दैट कैन बी एग्जिस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फेस। यानी कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से नेचर है। जैसे अगर मान लो एक हमारा सॉलिड है एक हमारा लिक्विड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ठीक है। और मान लो अगर हमारा लिक्विड है दो अलग अलग नेचर के, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो ऑयल वाटर के बीच में जो इंटरफेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ। यहाँ पे दोनों लिक्विड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, देखो अगर मान लो हमारा वाटर है और वाटर के ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई सॉलिड ना तो कोई लिक्विड है, तो आपको पता है यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारी वाटर की सिंपली ऊपरी लेयर अपर लेयर हो जाएगी और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, इसी को तो हम लोग सरफेस बोलते हैं। भाई सरफेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की ऊपरी सतह, तो इसी को हम लोग सरफेस बोल देते हैं। यानी जब भी हमारा कोई लिक्विड या फिर कोई सॉलिड होता है, अब जैसे ये हमारा वाटर है, यहाँ पे हमारा कोई सॉलिड भी हो सकता है, जैसे मान लो ये हमारा कोई सॉलिड है और इसके ऊपर हमारा कोई भी दूसरा फेस प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे भाई, हम लोग इसको सरफेस बोल देते हैं। तो आप लोग समझ गए सरफेस और इंटरफेस को सिंपली। लेकिन यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट क्या होता है कि देखो जनरली तो हम लोग बोल देते हैं कि सरफेस का मतलब होता है कि जब भी हमारा कोई लिक्विड या सॉलिड हो और उसके ऊपर कोई दूसरी फेस ना हो तो हम लोग सरफेस बोल देते हैं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करो तो क्या भाई आप लोग को यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ये हमारा लिक्विड है तो इसके ऊपर कुछ हो ना हो एयर तो होगी ही। भाई एयर तो हमारी हर जगह प्रेजेंट है। जैसे अगर मान लो मैंने इस पेन को यहाँ पे रखा तो क्या इस पेन के ऊपर हमारे एयर नहीं है, भाई एयर तो हमारी हर जगह है। यानी कि सरफेस को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमारा वाटर है या फिर कोई भी हमारा सरफेस है मतलब सॉलिड है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ हो ना हो हमारी गैस जरूर होगी।
गैस मतलब हमारी जो भी एयर है, एटमॉस्फेयर है। यानी कि सरफेस को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सरफेस हमारा क्या हो सकता है, सरफेस हमारा गैस लिक्विड या फिर गैस सॉलिड इंटरफेस के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली दिक्कत नहीं है। सरफेस को या तो हम लोग इस तरीके से देखें कि जब भी हमारा कोई लिक्विड हो, कोई भी सॉलिड हो, उसके ऊपर कोई दूसरी फेस ना प्रेजेंट हो, तो हमारा सरफेस हो गया। लेकिन भाई कुछ हो ना हो, हमारा गैस तो होता ही है, तो हम लोग इसको यहाँ पे गैस गैस और देखो, अगर हम लोग लिक्विड सरफेस की बात करें तो लिक्विड सरफेस को हम लोग बोल सकते हैं गैस लिक्विड इंटरफेस। देखो ये दूसरा नाम हो गया उसका बस। बाकी अगर हमारा गैस और लिक्विड इंटरफेस आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा सरफेस हो गया। और वहीं पे अगर ये हमारा सॉलिड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैस सॉलिड इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। गैस सॉलिड इंटरफेस को ही हम लोग सरफेस बोलते हैं और गैस और लिक्विड इंटरफेस को भी हम लोग यहाँ पे सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे ये हो गया लिक्विड सरफेस, ये हो गया सॉलिड सरफेस, या फिर इसी को गैस लिक्विड इंटरफेस, गैस सॉलिड इंटरफेस। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस कैन बी प्रेजेंट आर एज फॉलो। यानी कि देखो इंटरफेस हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई दो सॉलिड है, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग सिंपली देखो, ठीक है, तो जैसे एक ये सॉलिड हो गया और मान लो एक हमारी ये इसकी कैप हो गई, तो हम लोगों ने इन दोनों को रखा, तो देखो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक हमारी लेयर फॉर्म हो गई, दो अलग अलग सॉलिड है, तो इसके बीच में हमारा जो इंटरफेस फॉर्म हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉलिड इंटरफेस। और मान लो हमारा एक सॉलिड एक लिक्विड है, तो हमारा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। फिर हमारा लिक्विड लिक्विड, जैसे हमारा ऑयल वाटर हो गया, और सॉलिड गैस और लिक्विड गैस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को तो हम लोग सरफेस बोलते हैं। यानी अगर हम लोग देखें तो सरफेस हमारा एक टाइप का इंटरफेस ही होता है, जो कि क्या होता है, सॉलिड गैस इंटरफेस और लिक्विड गैस इंटरफेस। ठीक है, क्योंकि गैस को हम लोग नेग्लेजिबल मान लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे जनरली सरफेस बोल देते हैं। तो आई होप कि आप लोग को सरफेस एंड इंटरफेस का बेसिक इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। बाकी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा सरफेस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में अलग से 2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे सरफेस क्या होता है भाई, वही चीज़ है, सरफेस इज द टर्म यूज टू डिफाइन आइदर अ गैस सॉलिड और गैस लिक्विड इंटरफेस। यानी सरफेस हमारा कुछ नहीं होता है, जो हमारा गैस सॉलिड और गैस लिक्विड का इंटरफेस है उसी को हम लोग सरफेस भी बोलते हैं, सिंपल है। In other simple words, it is defined as the outer boundary or topmost layer of a liquid or solid। यानी कोई भी लिक्विड हो, कोई भी सॉलिड हो, उसकी जो टॉप मोस्ट अपर लेयर होती है उसी को तो हम लोग सरफेस बोलते हैं। सरफेस मतलब सतह। जैसे यहाँ पे इंटरफेस का एग्जांपल हो गया, हमारे दो इमिसिबल लिक्विड हो तो लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, और हमारा जो मान लो कोई लिक्विड है। देखो एक चीज़ आप लोग और भी बहुत ध्यान से समझना कि लिक्विड लिक्विड इंटरफेस हमारा तभी फॉर्म होगा जब दो लिक्विड इमिसिबल होंगे। जैसे मान लो कोई हम लोग दो लिक्विड लें, जैसे यहाँ पे मान लो अगर हम लोग वाटर में अगर अल्कोहल मिला दें, ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल अगर ले लें, तो भाई यहाँ पे ना कोई भी इंटरफेस फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो जब मिक्स हो जाएंगे तो इनके बीच में कोई लेयर थोड़ी फॉर्म होगी, और जब तक लेयर नहीं फॉर्म होगी तब तक कोई इंटरफेस फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर रखना है कि हमारा इंटरफेस फॉर्म होने के लिए अगर लिक्विड लिक्विड इंटरफेस की बात करें तो दो इमिसिबल लिक्विड होने चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, तो देखो सरफेस तो आप लोग समझ गए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे सरफेस टेंशन हमारी क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको पता है कि जैसे मान लो ये हमारा कोई लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझो कि सरफेस टेंशन हमारी जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग यहाँ पे लिक्विड के केस में ही देखते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें, मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये हमारा जो है लिक्विड से फुलफिल है। अब आपको पता है भाई लिक्विड है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो होंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे होंगे मॉलिक्यूल्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने अपने यूनिट फर्स्ट में देखा था कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, कुछ हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं कि नहीं होती है, सिंपल है। यानी कि मॉलिक्यूल्स हमारे थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है इनके बीच में, है ना, जो कि हमारे लिक्विड और सॉलिड में होती है और गैस में लगभग नेग्लेजिबल होती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये हमारा एक कंटेनर है, यहाँ पे हमारा कोई लिक्विड फुलफिल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस लिक्विड को देखें तो देखो यहाँ पे इस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स तो हर जगह होंगे भाई, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे सेंटर में होंगे। तो देखो यहाँ पे जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम लोग बोल देते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग ध्यान से समझना, जैसे ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है तो इसको यहाँ पे हर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसको नीचे भी कोई मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा होगा। जैसे इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन से कोई मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, तो इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन से भी कोई मॉलिक्यूल खींच रहा होगा। मतलब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स पे चारों तरफ से क्या लग रही होगी, एक टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को अगर यहाँ पे इस तरफ से फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे काउंटर बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ भी हमारी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है, यानी कि इस फोर्स को इस फोर्स ने बैलेंस कर दिया। अब अगर इस फोर्स को देखें तो इस फोर्स को इसने बैलेंस कर दिया, यानी इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा कि इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लग तो चारों तरफ से रही है, लेकिन इस पे नेट फोर्स हमारी जीरो हो जाती है। यानी कि देखो बिल्कुल सिंपल है कि इस मॉलिक्यूल पे फोर्स हमारी लग तो चारों डायरेक्शन में रही है, लेकिन हर फोर्स हमारी बैलेंस हो जा रही है, जैसे ऊपर वाली नीचे से, इस साइड वाली इस साइड से, ठीक है, इधर वाली इस साइड से, यानी कि इस तरह या इस मॉलिक्यूल पे लग तो फोर्स चारों डायरेक्शन में रही है, लेकिन यहाँ पे इस पे अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें कि टोटल नेट फोर्स कितनी है, तो नेट फोर्स हमारी हो जाती है जीरो। ओके, यानी यहाँ पे सेंटर के बल्क मॉलिक्यूल्स हैं उन पे ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे आता है? ट्विस्ट आता है हमारे यहाँ पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे। यहाँ पे अगर हम लोग अपने सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को देखें तो भाई देखो, जैसे मान लो हम लोगों ने इस मॉलिक्यूल को देखा तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे नीचे से ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और साइड से ये वाला, ठीक है, साइड से ये वाला, और इधर से ये वाला, और इधर से ये वाला। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो भाई इस वाले मॉलिक्यूल की जो फोर्स है, ठीक है, तो इसको तो चलो इसने बैलेंस कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा नीचे वाली फोर्स है और जो हमारी ये साइड्स वाली फोर्सेज हैं, भाई इनको बैलेंस करने के लिए हमारे ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है ना, क्योंकि ये देखो ये है हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स। अब ऊपर हमारा क्या होगा? ऊपर हमारी गैस होगी, और आपको पता है गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर वैसे भी कोई फोर्स वगैरह होती नहीं है जनरली, ठीक है। तो यानी कि हम लोग अगर जनरली देखें तो ये जो हमारी इसके ऊपर जो नीचे वाली नेट फोर्स लग रही है उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर कोई फोर्स हमारी प्रेजेंट ही नहीं है। और इसकी वजह से क्या होगा भाई? इसकी वजह से इसके ऊपर यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होगा? एक फोर्स हमारी अट्रैक्ट, मतलब एक नेट फोर्स आ जाएगी, और इसी नेट फोर्स को जो हम लोग क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन अगर हम लोग यहाँ पे देखो, सरफेस टेंशन आप लोग सिंपली तो समझ के डेफिनेशन से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारे सरफेस होती है, ठीक है, लिक्विड की जो सरफेस होती है, तो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे जो हमारी एक टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही होती है, टेंसाइल फोर्स यानी कि हमारी एक डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। सिंपल है। द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क ऑफ द लिक्विड आर सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय अदर मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ पे देखो, जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से सराउंड होते हैं ऑल डायरेक्शंस में, जैसे यहाँ पे सराउंड किया हुआ है, लेकिन हेंस द नेट फोर्स ऑन दीज मॉलिक्यूल्स इज जीरो। यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाती है। while the molecules at the surface of the liquid experiences an inward force toward the bulk। यानी लेकिन जहाँ पे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लगती है टुवर्ड्स द बल्क, यानी बल्क की तरफ। देखो ये हमारा बल्क हो गया, बल्क की तरफ एक इनवर्ड फोर्स लगती है, और इसी को नाउ दिस इनवर्ड फोर्स इज नोन एज सरफेस टेंशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे, बिल्कुल कुछ खास तो है नहीं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस टू अटेन अ मिनिमम सरफेस एरिया। देखो ये थोड़ा सा फील लेने वाली बात है कि सरफेस टेंशन क्या करती है। सरफेस टेंशन हमारे लिक्विड को ना एक मिनिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। देखो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे हम लोग इसमें बात करें तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे हमारे कुछ पत्ते होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ पत्ते होते हैं, या फिर नॉर्मली भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पत्ते होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी पत्तियां लीव्स वगैरह होती हैं, तो उनके ऊपर जैसे हमारी कोई भी लिक्विड की ड्रॉप गिरती है तो वो क्या होती है, वो हमारी ड्रॉप शेप में हो जाती है। जैसे कि हमारा कोई भी लिक्विड अगर आप लोगों ने कभी पत्तों वगैरह पे देखा हो, या फिर कभी भी कुछ सरफेस हमारी ऐसी होती हैं जहाँ पे जो हमारे लिक्विड है वो हमारी ड्रॉप शेप यानी कि स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि लिक्विड हमारा ड्रॉप में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? भाई लिक्विड अगर हमारा चाहे तो पत्तों पे बिल्कुल स्लाइड भी तो कर सकता है, यानी पत्तों के ऊपर पूरा बिखर भी तो सकता है, लेकिन ये हमारा ड्रॉप की शेप में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? तो ये हमारा जो है इसी सरफेस टेंशन की वजह से कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या होता है, इन ड्रॉप्स के ऊपर इनवर्ड एक फोर्स लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा एक मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की कोशिश करता है। और अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो जान लो कि अगर मान लो हमारा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, सेम वॉल्यूम का है, तो अगर उसको मिनिमम सरफेस एरिया में रहना है तो उसको यहाँ पे स्फेयर शेप लेना पड़ता है। मतलब स्फेयर हमारा क्या होता है, किसी भी वॉल्यूम में मिनिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये हमारी जो है स्फेयर शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है, हमारे लिक्विड को एक मतलब एक इनवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो एक मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करता है। तो ये थोड़ा सा फील लेने वाली बात है, इसको समझना। बाकी आप लोग सरफेस टेंशन समझ तो गए ही हो, ये हमारी क्या होती है, एक इनवर्ड फोर्स होती है। और बाकी हम लोग यहाँ पे इसको जो है गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब गामा से इसको लिखा जाता है।
और यहाँ पे इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। अच्छा देखो सरफेस टेंशन क्या होती है भाई, सिंपल है कि सरफेस टेंशन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यहाँ पे इस यूनिट लेंथ में मॉलिक्यूल्स में जो भी हमारी इनवर्ट फोर्स लग रही होती है उसी को हम लोग यहाँ पे सरफेस टेंशन बोलते हैं। अच्छा देखो सरफेस टेंशन में फोर्स हमेशा थोड़ा सा परपेंडिकुलर साइड में लगती है, बाकी यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस फॉर्मूले में तो हमारा गामा जो है सरफेस टेंशन हो गया, और फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स। अच्छा यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और समझना। देखो ये सारी चीज़ें वैसे हम लोगों ने देख रखी हैं पर फिर भी हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई दो सेम मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो जैसे ये हमारा एक वाटर है, ठीक है, मान लो हम लोगों ने एक कंटेनर में वाटर लिया, तो इस वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे सेम नेचर के होंगे, और यहाँ पे इनके बीच में जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो होती है हमारी कोहेसिव फोर्स। कौन सी फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ध्यान रखना, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। और दो डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे लिया, ये हमारा एक हो गया ऑयल, ठीक है, और ये हमारा हो गया वाटर। अब यहाँ पे वाटर के हमारे मॉलिक्यूल्स मान लो ये हैं, ठीक है, और ऑयल का मॉलिक्यूल मान लो हमारा ये है। अब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसको हम लोग बोलेंगे एडहेसिव फोर्स, यानी कि दो सेम मॉलिक्यूल अगर सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स है कोहेसिव, और दो डिफरेंट नेचर के हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेसिव। कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमारा हो गया। तो देखो यहाँ पे जैसे हमारा जो सरफेस टेंशन है, तो भाई सरफेस टेंशन में जैसे ये जो हमारी लिक्विड है तो इसके ऊपर क्या लग रही है भाई, इसके अंदर सेम मॉलिक्यूल्स ही तो है, तो यहाँ पे ये कोहेसिव फोर्स होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो वही चीज़ है कि ये हमारा सरफेस का मॉलिक्यूल हो गया, तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स इनवर्ड की तरफ लग रही है जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है। वही यहाँ पे बल्क मॉलिक्यूल्स में क्या है, चारों डायरेक्शंस में फोर्स हमारी काउंटर बैलेंस हो जा रही हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पे सरफेस टेंशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इंटरफेशियल टेंशन के बारे में। देखो जैसे हमारा सरफेस टेंशन था सेम हमारा इंटरफेशियल टेंशन भी है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ भी गए होंगे। देखो इंटरफेशियल टेंशन जैसे सरफेस टेंशन क्या है भाई, सरफेस टेंशन में हमारी फोर्स यहाँ पे सरफेस पे लग रही होगी, तो इंटरफेशियल टेंशन में क्या होगा, इंटरफेशियल टेंशन में फोर्स हमारी यहाँ पे इंटरफेस पे लग रही है। अब इसको भी हम लोग अभी समझ रहे हैं, जैसे कि इंटरफेशियल टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। देखो सबसे पहली बात कि इंटरफेशियल टेंशन हमारा इंटरफेस पे लगता है। अब आपको पता है जैसे कोई भी हमारा इंटरफेस फॉर्म हो रहा है, तो भाई जैसे मान लो ये हमारा हो गया ऑयल, ठीक है, अब ऑयल वाटर को ही हम लोग देखते हैं क्योंकि जनरली यही इमिसिबल होते हैं, तो ये हो गया हमारा वाटर। अब जैसे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसमें अगर आप लोग देखो तो देखो जहाँ पे ये हमारी जो है लेयर फॉर्म हो रही है, यानी जहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारा इंटरफेस फॉर्म हो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंटरफेस पे यहाँ पे साइड में हमारे होंगे, ये हमारा हो गया वाटर का मॉलिक्यूल्स, और इस वाले इंटरफेस पे होगा ऑयल का मॉलिक्यूल्स। तो देखो इन ऑयल के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे इंटरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स तो लग रही होगी, लेकिन इनको बैलेंस करने के लिए जो एक डाउनवर्ड फोर्स होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझना, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाउनवर्ड फोर्स नहीं होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के फोर्स में बीच में भी एक एडहेसिव फोर्स होगी, लेकिन एडहेसिव फोर्स हमारी कभी भी जो है कोहेसिव फोर्स के बराबर नहीं हो सकती। जैसे इसको सिंपली समझना, जैसे मान लो एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी भाई वो हमारी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं। वहीं अगर हमारा मान लो जो है ऑयल और वाटर है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो हमारी सेम नेचर की तो होगी नहीं। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है तो इसके ऊपर नीचे जो लगने वाली फोर्स है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी कोहेसिव है, जबकि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो हमारी क्या है, वो हमारी एडहेसिव है। तो एडहेसिव फोर्स हमारी कोहेसिव के बराबर नहीं होती, यानी इसके ऊपर भी हमारा क्या होता है, एक नेट फोर्स नीचे की तरफ, और वहीं पे ऑयल के ऊपर भी एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से तो हमारा इंटरफेस फॉर्म होता है। भाई ये चीज़ समझना, अगर इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स हमारी बराबर हो गई तो हमारा इंटरफेस फॉर्म ही क्यों होगा। देखो इसको समझना ना कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारा ऑयल का मॉलिक्यूल है, ये हमारा वाटर का है, तो इनके बीच में थोड़ी सी एक एडहेसिव फोर्स तो लग रही है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो हमारी इस ऑयल के बीच में और वाटर के बीच में लगने वाली कोहेसिव फोर्स को बैलेंस कर सके। और इसी वजह से यहाँ पे एक इंटरफेस फॉर्म होता है, और इसी एडहेसिव फोर्स की वजह से फॉर्म हुए यहाँ पे एक टेंशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरफेशियल टेंशन।
यानी अगर हम लोग ध्यान से समझें तो थोड़ा फील लो तो इंटरफेशियल टेंशन की वजह से ही हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर ये हमारा हो ना तो हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे एक इंटरफेशियल टेंशन इन दोनों के बीच में फॉर्म हो जाता है, तभी तो हमारी लेयर फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है भाई, इनके बीच में यहाँ पे जैसे ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इसको यहाँ पे पूरी तरीके से काउंटर बैलेंस कर नहीं पाती हमारी ऊपर वाली फोर्स, इसी वजह से यहाँ पे हमारा इंटरफेस फॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट नेचर के। और इसी वजह से देखो एक चीज़ सिंपल सा आप लोग समझना, एडहेसिव फोर्स हमेशा यहाँ पे कोहेसिव फोर्स से क्या होती है, लेस होती है, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स और जो अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसी वजह से यहाँ पे हमारा इंटरफेस फॉर्म हो जाता है। देखो ये थोड़ा सा फील लेने वाली बातें थी, अगर आप लोग फील ले पा रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है, मतलब थ्योरी तो हम लोग समझ ही जाते हैं कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, यहाँ पे इंटर अपवर्ड फोर्स लग रही है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है हमारा इंटरफेस फॉर्म हो रहा है इंटरफेस पे। बाकी यहाँ पे ये भी सेम है कि इट्स की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर होगी। देखो यहाँ पे इनकी जो फॉर्मूले वो सेम ही होती है, ये भी हमारी फोर्स पर यानी यूनिट लेंथ ही होता है, और इसको भी हम लोग यहाँ पे गामा से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे जनरली यहाँ पे ये बराबर होता है सरफेस टेंशन के, और इंटरफेशियल टेंशन आर ऑलवेज लेस देन सरफेस टेंशन। और एक चीज़ समझना कि भाई ये जो हमारा इंटरफेशियल टेंशन है ये हमारा हमेशा सरफेस टेंशन से लेस होगा। भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन में क्या था, हमारी जो डाउनवर्ड फोर्स थी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स नहीं थी, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी एक एडहेसिव फोर्स है, भले वो इतनी स्ट्रांग नहीं है बट है तो है ही है। इसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, ये हमेशा हमारा सरफेस टेंशन से लेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर द एडहेसिव फोर्स लेसर विल बी द इंटरफेशियल टेंशन। और देखो ये चीज़ भी भाई बिल्कुल सिंपल है कि इनके बीच में लगने वाली एडहेसिव फोर्स जितनी स्ट्रांग होगी हमारा इंटरफेशियल टेंशन उतना वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्ट्रांग होगी तो ये बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर बैलेंस हो जाएगी तो हमारा इंटरफेस क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जो हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे मान लो कोई दो लिक्विड है और वो मिसिबल है, अगर मतलब आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, तो उनका जो एडहेसिव फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसी की वजह से वो मिक्स हो जाते हैं। और जिनके बीच में एडहेसिव फोर्स यहाँ पे बहुत ही वीक होता है उनके वही हमारे क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं। ये सारी फील करने की बातें हैं, देखो थोड़ा फील कर पा रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर सिर्फ थ्योरी देखोगे तो ठीक है, समझ तो जाओगे ही। बाकी हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर वही चीज़ें हम लोगों ने देखा कि हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर, और एडहेसिव क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर। सिंपल है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है सरफेस फ्री एनर्जी। और इसमें यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ना ये बुक में बहुत ही डिफरेंट टाइप से दिया होता है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना, और ये एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या इसको थोड़ा सा फील लेके समझते कि ये होती क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको थ्योरी वाइज समझेंगे कि इसको यहाँ पे बुक में किस तरीके से समझाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा फील लेके समझे, तो देखो वही कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा हो गया लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए कुछ हमारे बल्क मॉलिक्यूल्स, कुछ हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है बल्क मॉलिक्यूल्स में हमारी फोर्स चारों डायरेक्शन से लग रही होगी, और सरफेस मॉलिक्यूल्स पे होगा एक इनवर्ड फोर्स होगी जिसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स नहीं होगी। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, देखो वो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट दूसरा होता है, यहाँ पे इसको समझना, ठीक है। यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस मॉलिक्यूल को मतलब किसी भी लिक्विड के एक मॉलिक्यूल को यहाँ से लिक्विड से फ्री करके बाहर लाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम लोग यहाँ पे उस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करते हैं। इसको फील के समझना, जैसे मान लो ये हमारा बल्क वाला मॉलिक्यूल है, अब मान लेते हैं कि इसको यहाँ से फ्री करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ रही है, जिसको हम लोग मान लेते हैं P। अब क्योंकि हमें ये देनी पड़ रही है तो इसको हम लोग मानेंगे माइनस, क्योंकि हम लोग आपको पता है जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम लोग यहाँ पे निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारा मॉलिक्यूल है, अब भाई इस पर फोर्स हमारी चारों डायरेक्शन से लग रही होगी, तो इसको यहाँ पे फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो गया -P। तो अगर हम यहाँ पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे आए तो भाई अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस पे जो हमारी फोर्स है वो इसके कंपैरिजन पे तो आधी लग रही है। अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है हमारी टोटल फोर्स की। तो ध्यान से समझना, जैसे ये जो हमारा सेंटर वाला जो मॉलिक्यूल है भाई इसके ऊपर हमारी टोटल फोर्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है ना, और इसके पास कितनी है, इसके कंपैरिजन में हाफ है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, सिर्फ हमारे नीचे वाली लग रही है, जबकि यहाँ पे फोर्स हमारी ऑल डायरेक्शन में लग रही है। तो मान लो इस मॉलिक्यूल को यहाँ से फ्री करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी देंगे वो हमारी हाफ होगी। तो मान लो यहाँ पे जो हम लोगों ने दी वो हो गई -P,
तो यहाँ पे जो हम लोग इस मॉलिक्यूल को फ्री करने के लिए देंगे वो हो जाएगा -p/2। भाई सिंपल है ना कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वांटिटी जैसे -p है, ये हमारी हो गई इसको फ्री करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये हमारा -p/2 हो गया हमारा इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल को फ्री करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। तो -p और -p/2 में बड़ा कौन सा होगा? देखो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि -p बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये हमारा निगेटिव में है भाई, और निगेटिव में हमारी छोटी क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी होती है, तो -p/2 हमारा ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग देखें तो जो हमारे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास हमारी थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है, और ये हमारा थोड़ा फील लेने वाली बात है, और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। यानी जो हमारे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी होती है, क्योंकि इनके पास ऊपर से कोई फोर्स लग नहीं रही होती है, और इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। तो देखो ये तो चलो फील लेने वाली बात थी, बट इसको यहाँ पे बुक में बहुत अलग तरीके से समझाया जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बुक वाले तरीके से समझते हैं, और हर बुक में इस तरीके से समझाया जाता है। सरफेस टेंशन मेंटेन्स द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड टू अ मिनिमम वैल्यू। अब देखो सरफेस टेंशन में हम लोगों ने देखा था कि सरफेस टेंशन क्या होती है, किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसका मिनिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करने में हेल्प करती है ना। बट दिस सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज्ड इफ सम वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट दिस सरफेस टेंशन। देखो आपको पता है कि सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है भाई, सरफेस टेंशन जो हमारा एक नेट इनवर्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा लिक्विड का सरफेस एरिया एक मिनिमम सरफेस में रहता है। लेकिन अगर मान लो हमें इस सरफेस एरिया को बढ़ाना है, यानी इस लिक्विड को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो अगर हम लोग इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा वर्क करें, कितना वर्क, जितना वर्क हमारा इस सरफेस टेंशन को ब्रेक कर दे, यानी देखो इसके पे ये हमारा जो सरफेस टेंशन लग रहा है इसी की वजह से मिनिमम सरफेस एरिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर दें, यानी इसको एक अपवर्ड फोर्स दे दें जो कि इससे ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा, तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़ बता रहे हैं कि इफ़ सम वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट दिस सरफेस टेंशन, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो सकता है। Now surface free energy is defined as work required to increase the area of the liquid by 1 square meter। अब यहाँ पे देखो सरफेस फ्री एनर्जी को इन लोगों यहाँ पे किस तरीके से बताया है कि यहाँ पे इस लिक्विड के एरिया को 1 स्क्वायर मीटर बढ़ाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क हमारा सरफेस फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे आप लोग हर चीज़ को ध्यान से समझना भाई। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड को एक मिनिमम सरफेस एरिया में रखता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप वाले एग्जांपल से देखा था। तो यहाँ पे देखो जैसे इस वाले अगर हम लोग लिक्विड में देखें तो यहाँ पे ये इस लिक्विड का जो अपर सरफेस होगा उस पर भी सरफेस टेंशन लग रहा है, जिसकी वजह से एक मिनिमम सरफेस एरिया में। लेकिन अगर हम लोग इस सरफेस एरिया को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो होगा इस सरफेस एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क हमारा सरफेस फ्री एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से दोबारा से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को समझना है कि हमारा सरफेस फ्री एनर्जी होता क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कि हमारा जो वर्क है तो कितना वर्क लगेगा इस हमारे इस लिक्विड को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाने में। तो अगर हम लोग उसको कैलकुलेट कर लें तो वही तो हमारा सरफेस फ्री एनर्जी के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोगों ने यहाँ पे बुक में कैसे समझाया गया है, आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, देखो यहाँ पे इन लोगों ने ये किया है कि हमारा एक लिया है रेक्टेंगुलर वायर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हमारा इन लोगों ने रेक्टेंगुलर वायर लिया, और यहाँ पे एक यहाँ पे देखो इस रेक्टेंगुलर वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो ये वाली साइड है, देखो यहाँ पे इसका ये हमारा हो गया ABCD, ध्यान समझना। लेट्स कंसिडर अ रेक्टेंगुलर वायर ABCD इन विच द साइड AD इज मूवेबल हैविंग लेंथ L। ध्यान समझना, हम लोगों ने लिया एक रेक्टेंगुलर वायर ABCD, और इसका जो AD वाला साइड है ये हमारा मूवेबल है, यानी यहाँ पे ये जो है क्या है आपस में मतलब स्लाइड कर सकता है, यानी ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, समझ गए। और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे इसकी लेंथ है हमारी L। अब देखो यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, इस रेक्टेंगुलर वायर को किस में डिप कर दिया, जैसे मान लो कोई हमारा मान लो कोई भी बकेट है, ठीक है, और इस बकेट में मान लो हमारा सोप वाटर है। ध्यान से समझना, ये हमारा बकेट है और इसके अंदर हमारा कोई सोप वाटर है। अब आपको पता है सोप वाटर के ऊपर क्या होती है भाई, सोप वाटर के ऊपर जैसे हम लोगों ने इसको डिप किया तो इसके ऊपर क्या होगी, सोप की एक फिल्म बन जाएगी। देखो इसको यहाँ पे थोड़ा फील लेके समझना, यहाँ पे लिक्विड की बात नहीं हो रही, ये कोई कंटेनर नहीं है, बल्कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर वायर है, और इसको जब हम लोगों ने यहाँ पे सोप वाटर में डिप किया तो यहाँ पे इसके ऊपर एक सोप वाटर की एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी एक ट्रांसपेरेंट फिल्म बन जाएगी।
तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे देखो क्या करना, यहाँ पे नाउ साइड एडी रिमेन्स स्टेबल ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्सर्टेड बाय द सोप फिल्म। अब जैसे यहाँ पे हमारी जो सोप फिल्म बन गई है, तो यहाँ पे एडी क्या होगा, अब इस एडी के ऊपर यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा। भाई सोप फिल्म जो बनी हुई है उसके ऊपर भी तो सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये हमारा स्टेबल होगा, यानी ये हमारे इसी जगह पे। लेकिन ये देखो ये हमारा मूव हो सकता है। अब हम लोग करेंगे क्या, when force F is applied on AD, the film gets stretched to a distance d at a dash d dash। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे हम लोग इस साइड एडी पे, क्योंकि ये हमारी मूव हो सकती है, हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे, और जैसे ही फोर्स हमारी यहाँ पे सरफेस टेंशन से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये साइड क्या होगा, ये साइड थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगी, यानी ये जो एडी है ये थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम लोग बोल देते हैं ए डैश डी डैश। ठीक है, वो कितना कितना डिस्टेंस मूव हुआ, हमारा डी डिस्टेंस। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हुआ भाई, देखो ये हमारी एडी थी जो कि हमारी मूवेबल साइड है, और यहाँ पे चूंकि ये हम लोगों ने इसको स्लोप फिल्म में डिप किया, तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हुई। अब इसके ऊपर लग रहा था सरफेस टेंशन, तो यहाँ पे ये स्टेबल था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको एक अपवर्ड फोर्स दिया जो कि हमारा सरफेस टेंशन से ज़्यादा था, तो ये हमारी फिल्म क्या हो गई, थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, यानी इसका एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज होकर कितना इंक्रीज हुआ, ए डैश डी डैश पे आ गया। ठीक है, तो ए डैश डी डैश। नाउ सिंस द लिक्विड हैज टू सरफेसेज, वन अबव एंड वन बिलो। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना। देखो ये जो हमारा जो वायर है रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या, देखो एक लेयर हमारी, देखो एक लेयर हमारी अपर साइड में बन रही है, और एक लेयर हमारी इसके पीछे साइड में बन रही है। ठीक है, एक लेयर देखो, एक लेयर आप लोगों को सामने दिख रही है, और एक लेयर इसके पीछे भी तो होगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें दो लेयर देखने को मिल रही है। नाउ तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वन अबव एंड वन बिलो, देखो आप लोग ध्यान समझना, जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर वायर हो गया, अब यहाँ पे हमारी जो लेयर बनी हुई थी, तो एक ऊपर बनी थी, एक हमारी इसके पीछे बनी हुई थी, तो दो लेयर हो गई। तो यहाँ पे देखो ये जो लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो लेंथ हो जाएंगी। ठीक है, एक हमारी ऊपर वाली लेंथ और एक हमारी मतलब एक हमारी अबव वाली लेंथ, एक हमारी बिलो वाली लेंथ, तो टोटल लेंथ हमारी क्या हो गई 12। अब अगर हम लोग यहाँ पे सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करना चाहें, तो टोटल सरफेस टेंशन कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है भाई, लेंथ तो हमारी 12 है ना, तो हमारा टोटल सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, F/12। और वी कैन से F इज इक्वल टू गामा 12। देखो गामा हमारा होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का हमारा फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स हमारी यहाँ पे F हो गई, और यूनिट लेंथ हमारी कितनी हो गई, यूनिट लेंथ हमारी हो गई 12, क्योंकि हमारी दो लेंथ है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें, तो फोर्स हमारा हो जाएगा गामा इंटू 12, सिंपल है। और वी कैन से नाउ वर्क डन। अब देखो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितनी हमारी फोर्स लग रही है। तो फोर्स तो हमारी लग रही है गामा इंटू 12, हमें पता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा डी हुआ, डी डिस्टेंस, तो गामा इंटू 12 इंटू डी, तो ये हो गया हमारा वर्क डन। सिंपल सी बात है ना, गामा वर्क डन होगा गामा इंटू 12 इंटू डी। नाउ 12 इंटू डी इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू डेल्टा है। अब देखो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हमारी देखो, लेंथ हमारी एल है, ठीक है, और हमारी साइड कितनी है, डी है। अब देखो चूंकि हमारे दो एरिया फॉर्म हो रहे हैं, एक हमारा ऊपर की तरफ, एक हमारा नीचे की तरफ, और हमारी इसीलिए हमारी लेंथ हो जाएगी 12। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारी साइड हो गई। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से गामा इंटू डेल्टा है, यानी ये जो हमारा स्लोप फिल्म का एरिया इंक्रीज हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है उसका हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा है, जहाँ पे हमारा गामा क्या होगा, सरफेस टेंशन, और डेल्टा है हमारा क्या होगा, जो हमारा टोटल इंक्रीज इन एरिया है। ठीक है, जो हम लोगों ने मतलब फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, जो हम लोगों ने वर्क किया उसकी वजह से जो भी एरिया इंक्रीज हुआ वही हमारा हो गया डेल्टा ए। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे देखो ये चीज़ समझ गए होगे। देखो इसको हम लोग थोड़ा सा एस्टिमेशन को दोबारा देख लेते हैं, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने लिया एक रेक्टेंगुलर वायर ए बी सी डी, ठीक है, जहाँ पे ए डी साइड हमारी मूवेबल है, इसको हम लोगों ने एक सोप फिल्म में डिप किया, जिसके ऊपर इसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर एक सोप फिल्म फॉर्म हो गई। अब हम लोगों ने क्या किया भाई, सोप फिल्म में अंदर की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा था, उसको ब्रेक करने के लिए बाहर से हम लोगों ने फोर्स लगाई, जिसकी वजह से इसका एरिया इंक्रीज हुआ। एरिया कितना इंक्रीज हुआ, हमारा डी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या हुआ, देखो हमारा गामा हो जाता है फोर्स इंटू 12, और यहाँ पे फोर्स हमारे हो जाएगी गामा इंटू 12। अब वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारी कितनी है, गामा इंटू 12, तो गामा इंटू 12, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डी हो गया, तो गामा इंटू 12 इंटू डी। अब यहाँ पे 12 इंटू डी हमारा क्या हो जाएगा, 12 इंटू डी हमारा हो जाएगा डेल्टा है, यानी हमारा जो टोटल एरिया है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा फाइनल वर्क डन निकल के आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा है, जो कि हमारा हो जाएगा सरफेस फ्री एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, यही वर्क हमारे क्या हो जाएगा, यही वर्क हमारा इक्वल हो जाएगा सरफेस फ्री एनर्जी के बराबर। तो ये था हमारे यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों को बुक में समझाया जाता है।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।